अभी से 3 दिन पहले यानी कि 25 मार्च को आपका जन्मदिन था। तो थोड़ी देर से ही सही, लेकिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आप बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहें और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी शुभकामना है। और हमने उसी दिन की एक तस्वीर देखी कि आप सुबह सुबह अपने परिसर में बने गौशाला में गए, आपने गायों की सेवा की और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि गौशाला से तो बदबू आती है। तो जब आप सुनते हैं गौसेवक होने के नाते आपको कैसा लगता है? देखिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई गोपाल ऐसी कैसे बात कर सकता है। मुझे बड़ा अपने आप में भी इस बात के लिए बुरा लगा और सबको बुरा लगा कि भाई माना के इत्र की बात इत्र तक रखो, लेकिन गौमाता को तो छोड़ दो, भगवान बचाए, ऐसा मत करो। क्या कम से कम गौमाता के पास दुनिया में खासकर सनातन संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो वो गौमाता है। और ये एकमात्र हमारे लिए गौवंश की विशेषता है कि वो अपने बच्चों को भी पालती है और हम सबके लिए भी अपने स्तन में दूध बचा के चलती है। हमारा जीवन एक तरह से दो माताओं से पलता है। तो मैं मान के चलता हूं कि जाने अनजाने जिस प्रकार से भी बोला होगा, शायद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं कि जहां जहां गौशाला होगी वहां वहां इत्र की दुकान खोलेंगे या खोलनी चाहिए। अब मैं तो ये इस पे नहीं बोलना चाहूंगा। ये मैं मान के चलता हूं कि गौशालाओं से हम गोपाल तक जुड़ते हैं और जिनके घर गाय वो गोपाल, जो जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम तो गोकुल वृंदावन की बात कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। जिसको समझ में आए वो सच्चाई है। अखिलेश यादव का कुछ ज्यादा ही अनुराग आपसे दिखता है। आप कुछ भी कहते हैं तो सबसे पहले जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं उनमें से अखिलेश यादव एक हैं। अभी पिछले दिनों आपने कहा कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, हम उनको आकांक्षी युवा कहेंगे। और अखिलेश यादव ने एक्स पे एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप बेरोजगारों का नाम बदल के इस देश को गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। मैंने तो वो पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन ये बात सही है कि बेरोजगार का तात्पर्य केवल सरकारी नौकरी से नहीं है। और सरकारी नौकरी दे भी कितनी पाओगे, किसी को कितनी दे पाओगे? आपको जानकारी में है इस देश के अंदर सशस्त्र बल कितना है आपको मालूम? जी, आप प्रकाश डालें। मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आप बताएं। नहीं, मैं वैसे ही बताता हूं कि अपने यहाँ सारी तरह से सारी सेना मिला लो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सब मिला लें तो केवल 13.5 लाख है। कहाँ 145 करोड़ का देश और कहाँ हमारी सेना की संख्या भी। तो हम सरकारी नौकरियों का भी अनुपात अगर देख लें सब प्रकार से तो वो बहुत कम होता है। इसलिए बेरोजगारी को सबको नौकरी दे देंगे अगर कोई ये कहता तो बिल्कुल बेमानी बात कहता है। और हमारे देश में स्वावलंबन से रोजगार केवल सरकारी नौकरी के अलावा अपने अपने उद्यमशीलता तो आपने नाम दे दिया आकांक्षी युवा, तो उनकी आकांक्षा पूरी कैसे करेंगे? इसका क्या रोड मैप है आपके पास? मैं आपको बताता हूं ना। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है, इसके माध्यम से 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। तो हम अपने यहाँ उसी प्रस्तावों में से 21 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। अब ये हमारे लिए उद्यमशीलता के बलबूते पर। आप बताइए, हमारे यहाँ सब प्रकार के रोजगार के, जैसे कृषि आधारित राज्य से कृषि से रोजगार मिलता है, पशुपालन से रोजगार मिलता है, उसके हुनर अलग अलग प्रकार के हुनरों से रोजगार मिलता है। सब कुछ सरकारी सर्विस लो तो 1% से ऊपर किसी को सरकारी नौकरी नहीं है देश भर में। तो वो कहाँ जा सकता जाए? उसके बाहर अपने अपने उद्यमशीलता से हमको काम मिले। इसलिए समग्र रूप से हमारे देश में शुरू से स्वावलंबी की अपनी राह पकड़ी है। बिल्कुल। आपने भी पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट किया, उसमें करीब 3.25 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए आपके पास। नहीं, तो 30 लाख करोड़ के। अच्छा, 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़? हाँ, मैं वही तो कह रहा, 30 लाख 75,000 करोड़। 30 लाख 3.25 लाख के तो हमारी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई
अच्छा। संभाग हमने अपने प्रदेश के अंदर जो जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम ऐसे छोटे छोटे स्थान पर इन्वेस्टर समिट करके संभाग की विशेषताओं को लेके सामने गए। ये 7 हुई, उसके आधार पर 4.25 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव वहां आए और 26 लाख का इन्वेस्टमेंट जीआईएस भोपाल से आया। आपकी जानकारी के लिए आजादी के बाद 1956 से लगा करके 2025 तक पहली बार इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुई। राजधानी भले ही इतनी पुरानी थी। तो इन्वेस्टर समिट की तो बहुत चर्चा हुई मोहन जी, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कर्जों की भी बहुत चर्चा है। कहा जा रहा है कि जितना आपका बजट नहीं है उससे ज्यादा तो कर्जे हैं आपके पास। 4,30,000 करोड़ का आंकड़ा मैं देख रहा था, अगर मैं गलत हूं तो फिर से सही करें। आप 30,000 करोड़ का, मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि मेरा अभी इस साल का बजट 4,21,000 करोड़ जी, का। मैं वही कह रहा हूं कि 4,21,000 करोड़ का 10% भी हमने मार्केट से, और वो भी पूंजीगत निवेश पे लगाया। 4,30,000 करोड़ का टोटल एक्यूमुलेटेड डेट है आपके। एक मिनट मैं अपने राज्य की जीडीपी बताऊं वो पूरी, वो 15 लाख करोड़ की, और इसके अलावा भी जो हमारी वार्षिक ग्रोथ रेट है वो 12% की जी। पूरे देश में सबसे तेज गति से प्रोग्रेस करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ये हमें इस बात की पसंद। और प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, आज 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये हमारे राज्य का आंकड़ा है। 7 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ सिंचाई होती थी 2002-03 तक, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर है। हम इसको 1 करोड़ तक ले जाने वाले हैं। तो ये जो लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये हम अपने निवेश को, आप भी बैंक से भी कहीं आवेदन करोगे तो 10% तो पूंजी मिलाना ही पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल, बैंक आपको क्यों देने लगी? तो अगर हमारे पास प्रति साल, जैसे इस साल का हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है, तो हमने अपना कुल 40,000 बाजार से लिया, क्योंकि निवेश करना हमको, किसी को हमारी तनख्वाह में बांटने के लिए नहीं है, वो निवेश के लिए है। अच्छा, एक और सवाल कि आपके 1.25 साल के शासन में इस देश में जो बुलडोजर जस्टिस इसको कहा जाता है कि बुलडोजर के जरिए फटाफट इंसाफ, तो उसमें मध्य प्रदेश भी एक चैंपियन स्टेट के तौर पे उभर के आया है, और आपको भी ऐसा कहते हैं कि आप भी इसमें बड़ा यकीन करते हैं। पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद भी बुलडोजर की रफ्तार ऐसे ही रहेगी या कुछ नहीं, मैंने उस समय भी बोला था, मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि हमको बुलडोजर से न्याय कराना है। बुलडोजर से कहीं कोई इस तरह का मैंने सार्वजनिक रूप से भी इस बात को बोला है। लेकिन अगर किसी ने कोई अवैध निर्माण किया और नियमानुसार किसी स्थानीय निकाय ने किसी पे कुछ कार्रवाई की है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे, आप एवरेज पूरे 1.25 साल में उठा लीजिएगा, मुश्किल से कभी कोई ऐसी घटना आपको जुड़ती दिखी होगी। अदरवाइज हमने इन व्यवस्थाओं से बचने का प्रयास किया। पिछले दिनों मऊ में दंगे हुए, और उसके बाद फिर से रामनवमी, नवरात्रि करीब है, और ये कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने देखा एक रिवाज सा बन गया है कि जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी घटनाओं को लेकर, मतलब एक तो जो बार बार होते हैं उस पर क्या आप सोचते हैं, और न हो इसके लिए मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? मैं आपको केवल 2 उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सैन्य कर्मियों के साथ में महू के अंदर कोई घटना हुई, अभी 5 ही महीने पुरानी बात है, जिसमें उसका देश भर में माहौल बना था। पकड़ा गए 4 लोगों को उम्र कैद हो गई 5 महीने के अंदर। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। घटना होने के बाद इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक घटना भोपाल में हुई, 3.5 महीने हुए, उसको फांसी की सजा दिला दी। ये हमारी सरकार की तत्परता, ये हमारे काम करने का तरीका है। घटनाओं पे हम प्रयास करते घटना न हो, लेकिन अगर हुई है तो उदाहरण बनना चाहिए कि ताकि दूसरे लोग सबक लेके इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। नवरात्रि करीब है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में इस तरह की मांग उठ रही है कि ये मीट बैन हो जाना चाहिए, मीट बैन होना चाहिए, नॉनवेज या मांस, मदिरा जो है वो नहीं बिकना चाहिए ऐसे खुले में। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत सरल बात है, फूड सेफ्टी कानून है। हाँ। अगर आप कोई भी चीज, खाली आप मीट की बात मत करो, खुले में तो जो भी खाने पीने का सामान है, और खास करके ये नॉनवेज के लिए तो निश्चित रूप से इसके मापदंड है
वो किसी के लिए भी हानिकारी है अगर वो खुले में सब करते हैं तो। नहीं, खुले में नहीं, कहीं भी कहते हैं कि नहीं, नहीं, इस दौरान नहीं कहीं होना का ऐसा कोई बैन नहीं है, लेकिन ये अच्छा। बात सही है कि मीट का मार्केट है ऑलरेडी, आप अपना कवर्ड एरिया में, अब जिसको खाना खाए दूसरे को क्यों दिखा रहा है वो, ये तो गलत बात है ना। अनावश्यक रूप से कहाँ क्यों लटका लटका के फालतू तमाशा कर रहे हो। जहां जरूरत है जिसको खाना खाए, नहीं खाना मत खाए, अनावश्यक क्यों माहौल बनाना। ठीक बात है। तो माहौल बनाने की बात जब आप कर रहे हैं, माहौल इस देश में यूसीसी को लेकर भी बहुत बन रहा है। बहुत सारे स्टेट इस दिशा में बहुत पहल कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपको पता ही होगा, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर कि यूसीसी को लेकर लोग सोच रहे हैं कि उनको कानून लाना चाहिए। मध्य प्रदेश इस बारे में कुछ सोच रहा है क्या? देखिए, हमारी अखिल भारतीय, अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और हमारी इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 21 के आसपास हमारी राज्य सरकार है, और उनमें से कई राज्य सरकारों को क्रमशः अभी उत्तराखंड ने लागू किया है, अच्छी बात है। कुछ उनके प्रयोग देखेंगे, आगे जाकर के जैसा लगेगा वैसा हम अपने अपने राज्य इस तरह से निर्णय लेंगे, लेकिन आज नहीं कह सकते। हम, हमारी पार्टी की नीति के साथ चलना हमारा काम है, पार्टी की लाइन को तोड़ना नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक समान कानून को लागू करने में हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास बराबरी से कर रहे हैं, इसमें मैं ये आपकी गारंटी पक्की दे सकता हूं। तो एक बस आखिरी सवाल कि महाकाल के साथ आप, ऐसा कहा जाता है, वैसे धर्म और आस्था जो है बहुत निजी विषय है, लेकिन मैं इस सवाल का संक्षेप में जवाब चाहता हूं कि जब भी मौका मिलता है आप महाकाल के दर्शन का मौका जरूर निकाल लेते हैं। कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी बात जो महाकाल के संदर्भ में आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मेरा ऐसा कहना, अभी आप महाकाल के दर्शन कर रहे हो, मैं आपको यही बता देता हूं, जितने बैठे हैं सब महाकाल का दर्शन कर रहे हैं। आपने मेरे को जन्मदिन की शुभकामना दी ना जी, मैं भी बताता हूं, सबका जन्म समय अभी हाल है, आपको भी बधाई दे रहा हूं जन्म समय की। अच्छा, प्रत्येक सांस के साथ जन्म है, एक सांस ऊपर से नीचे नहीं आई तो भारत माता की जय हो जाएगी अभियाली, इससे बढ़कर क्या बात। एक एक सांस के साथ जन्म होता है और एक एक सांस के साथ मृत्यु होती है, हमको हमारा उसका हिसाब रखना चाहिए जी। एवरेज 21,500 सांस रोज 24 घंटे में व्यक्ति लेता है जी। तो इस सांस परमात्मा ने गिनती की दी है। ऐसे काल मतलब समय, और समय अपना सबका परमात्मा ने अच्छा बनाया हुआ है, इसीलिए तो महाकाल प्रसन्न है। तो हम और आप बैठ के सबके बीच बोल रहे हैं, तो हमने सबने महाकाल के दर्शन कर लिए। एक तरह से समय को संभाले, परमात्मा आपको अपने आप संभालेगा। बहुत बहुत मोहन यादव जी, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।